इजिप्ट। यहां थी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन। 5000 साल पहले नाइल रिवर के किनारे। हजारों सालों से इजिप्ट दुनिया के सबसे ग्रेट नेशंस में से एक रहा है, जहां ताकतवर pharaohs की हुकूमत थी। जीते जी ये ताकतवर राजा अपनी जनता से एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवोशन चाहता था, और मरने के बाद उन्होंने चाहा कि उनकी टूम्स बेमिसाल बने। उन्होंने डिफरेंट शेप्स और साइजेस के पिरामिड्स बनवाए। इतने बड़े स्केल पर पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। करीब 1 सेंचुरी तक इंजीनियरिंग यहां कभी नाकाम हुई तो कभी कामयाब, और आज हजारों सालों बाद ये उन एंशिएंट बिल्डर्स के हुनर को सलाम करती दिखती है। और इनमें से सबसे ऊपर है गीजा का ग्रेट पिरामिड, जिसने एक्सपर्ट और टूरिस्ट दोनों को हमेशा हैरत में डाला है। करीब 150 मीटर्स ऊंचा ये पिरामिड लगभग 4000 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैनमेड स्ट्रक्चर रहा। ये पिरामिड इंजीनियरिंग की नई ऊंचाई है, और इसके अंदर दबा है एक विशाल बरियल चेंबर। इसके 100 साल पहले तक इजिप्शियंस अपने टूम्स मिट्टी के मामूली ब्रिक्स से बनाते थे, तो फिर एंशिएंट इंजीनियर्स सिर्फ 1 सदी में ग्रेट पिरामिड तक कैसे पहुंच गए? इसमें कोई शक नहीं, जब बात पिरामिड्स की हो तो आपके मन में अपने आप गीजा का ये ग्रेट पिरामिड आ जाता है। इसे देखने के बाद आपको हैरत होती है, आप दंग रह जाते हैं, और सचमुच ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का अल्टीमेट कारनामा है। हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए हम पिरामिड इंजीनियरिंग एवोल्यूशन की इस शानदार कहानी को एकदम नई तरीके से देखेंगे, और हम इसे देखेंगे दुनिया के सबसे जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नजरों से, स्टीव बरोज। मॉडर्न बिल्डिंग वर्ल्ड के एक्सपर्ट स्टीव ने कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन की। वो हमेशा से ही बीते वक्त के ग्रेट इंजीनियरिंग मिस्ट्रीज को समझना चाहते थे, और आज उनके पास इन्हें हजारों सालों तक वो कैसे बनाते रहे, और हम यहाँ इसका एक नया जवाब खोजने आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टीव जानना चाहते हैं कि कैसे एंशिएंट इंजीनियर्स के पिरामिड बिल्डिंग स्किल्स इवॉल्व हुए। इन एंशिएंट इंजीनियर्स को गीजा के इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में 100 साल लगे। इसके लिए स्टीव पहले बनाए गए 3 पिरामिड्स की जांच करेंगे। उन्हें लगता है कि इस इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन के क्लूज यहीं छिपे हैं। शुरुआत करेंगे स्टेप पिरामिड से। ये इजिप्शियंस का बनाया फर्स्ट पिरामिड है। इसके बाद मिस्टीरियस कोलैप्स्ड पिरामिड, और आखिर में इन्वेस्टिगेट करेंगे बेंट पिरामिड के अनूठे शेप को। इस मिशन में स्टीव की मदद करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसो की बेस्ट रिसर्च टीम, केटलिन स्टीवंस और मैल्कम विलियमसन। ये दोनों एक्सपर्ट रिसर्चर्स आए हैं सेंटर फॉर एडवांस स्पेशल टेक्नोलॉजीज से। टीम अपना काम शुरू करेगी कैपिटल कायरो से करीब 27 किलोमीटर साउथ में मौजूद सकारा के स्टेप पिरामिड से। ये नाइल के वेस्ट में रेगिस्तान में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे पहला पिरामिड होने के साथ साथ दुनिया की सबसे पुरानी लार्ज स्टोन बिल्डिंग है। इसमें 6 स्टेप लेवल्स हैं और जमीन के अंदर टनल्स और चेंबर्स का एक कॉम्प्लेक्स। इसे 2630 बीसी में फारो जोसर ने बनाया था। अगर हमें पिरामिड बनाने के पीछे इंजीनियरिंग सीक्रेट्स को रिवील करना है तो ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। स्टेप पिरामिड्स गीजा के पिरामिड्स की तरह फेमस नहीं है, पर स्टीव का मानना है कि इजिप्शियन इंजीनियरिंग के जीनियस को समझने के लिए ये सबसे सही जगह है। तो देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट स्काई स्क्रेपर है। क्या कहते हो इसके बारे में? वाव इतना सारा स्कैफोल्डिंग। थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेशन को भूल जाते हैं। मैं इसे अंदर से समझना चाहता हूँ, इसलिए बाहर ही स्कैन नहीं करना है। जितनी गहराई से इसके स्कैन हो सकते हैं करते हैं। स्टीव ने स्कैनिंग टीम को काम दे दिया है। इस डेटा से स्टीव और उनकी टीम समझेंगे फेरोज के पिरामिड बनाने के बेमिसाल आइडिया को। ऐसा लग रहा है मानो इंजीनियरिंग यहीं से शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने इसे डिजाइन किया था। ऐसा नहीं था कि स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख दिया और बस हो गया। उन्होंने इसे प्लान किया था, और देखिए ये आज तक टिका हुआ है। पिरामिड्स बनाना एक बड़ा चैलेंज था। इसमें बहुत बड़ी तादाद में रॉक और मिट्टी चाहिए, हजारों लोग, कटिंग एज इंजीनियरिंग और उससे भी ज्यादा एम्बिशन।
जिन लोगों ने इस बेमिसाल पिरामिड को बनाया, उन्हें समझने के लिए मैं मिलने आया हूँ इजिप्टोलॉजिस्ट क्रिस नॉन्टन से। एक साथ इतने सारे लोग, उनके स्किल्स और आइडियाज, बताइए कि उन्होंने किस तरह इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट को बनाया। ये इस बात की टेस्टिमनी है कि ये सोसाइटी कितनी हायरार्किकल रही होगी, जिसमें सबसे ऊपर होता था एक फेरो जो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट होता था, और पूरी कंट्री के तमाम लोग उस एक इंसान पर बिलीव करते थे, उसके प्रोजेक्ट पर बिलीव करते थे। तभी तो इतने साल वो इन पिरामिड्स को बनाने में लगे रहे। हर पिरामिड का एक रॉयल टूम होता है जिसका सीक्रेट पैसेज बरियल चेंबर तक जाता है। यही वो जगह है जहां pharaohs को ममीफाई करके दफनाया जाता है। pharaohs आफ्टर लाइफ में यकीन करते थे, इसलिए उन्हें कीमती चीजों के साथ दफनाया गया। इनमें गोल्डन स्टैच्यूज, गिल्डेड फर्नीचर और बहुत खूबसूरत डेथ मास्क शामिल थे। लेकिन पिरामिड सिर्फ रॉयल टूम्स ही नहीं थे, वो ह्यूज टेंपल कॉम्प्लेक्स की तरह थे और उनके चारों तरफ नए टाउन्स बस गए। वहां इंडस्ट्री आई और दौलत भी। इजिप्शियंस का बनाया फर्स्ट पिरामिड था सकारा का स्टेप पिरामिड। चलिए बात करते हैं स्टेप पिरामिड की। क्या ये दुनिया की पहली प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग थी? ये स्टोन का बना पहला मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन था। अगर इंसान ने तब तक जो कुछ भी अचीव किया था, जो वर्क ऑफ गॉड की तरह दिखता है, तो वो है ये स्टेप पिरामिड। पिरामिड में टीम जबरदस्त स्कैनिंग कर रही है और डेटा आना शुरू हो गया है। ये है हमारा टेक हेडक्वार्टर्स। यहां स्कैनर्स से आए डेटा से 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं ताकि स्टीव उन्हें एनालाइज कर सकें। इन स्कैन्स को डिजिटली आपस में जोड़कर एक पॉइंट क्लाउड बनाया जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर से तैयार की गई इमेज है। कहीं आपने हेलीकॉप्टर से उड़कर तो इसे स्कैन नहीं किया है। ये क्लेवर डेटा हमने है। चारों तरफ से डेटा जमा किया और उसे आपस में जोड़कर ये व्यू तैयार किया। स्टीव पॉइंट क्लाउड में किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। हमें मिला डेटा बहुत बड़ी तादाद में है और इसे देखकर स्टेप पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक बात पर स्टीव का ध्यान गया है। यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पर यहाँ पहले मस्तबा रहा होगा। स्टीव ने इन पिरामिड्स के सिंपल ओरिजिन्स के सबूत देख लिए हैं। इस स्ट्रक्चर को मस्तबा कहते हैं। इजिप्शियंस मरे हुए लोगों को जमीन में दफनाते थे, लेकिन दौलतमंद और ताकतवर लोगों के लिए मड ब्रिक से मस्तबा बनाया जाता था। ये सिंगल स्टोरी श्राइन्स जमीन के ऊपर नजर आती थीं, जहां से लोग ऑफरिंग्स चढ़ाते थे। लेकिन फैरो जोजर ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो बहुत ही दौलतमंद और ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने सिंपल मड ब्रिक्स की बजाय अपने मस्तबा को स्टोन से बनवाया। लोगों का मानना है सिंगल स्टोरी उनकी शान के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने अपने मस्तबा को ऊंचा बनवाया। लेकिन ये एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। उन्हें पता था कि इससे एक्स्ट्रा वेट होगा और जमीन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। उन्हें पता था कि ग्राउंड को ओवरलोड कैसे किया जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने ऊपर के लेवल्स बनवाए तो मस्तबा को साइड में भी बड़ा बनवाया। स्टीव मानते हैं कि फेरो के इस एम्बिशियस स्ट्रक्चर का जबरदस्त वजन संभालने के लिए आर्किटेक्ट ने एक स्टेपिंग सिस्टम को अपनाया। उन्होंने एक सिंगल स्टोरी को साइड में फैला दिया। इस तरह एक बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट बना ताकि वो ज्यादा ऊंचाई को सपोर्ट कर सके। ये पिरामिड शेप के एवोल्यूशन का फर्स्ट क्लू है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी स्ट्रक्चर से पिरामिड डिजाइनिंग की शुरुआत हुई थी, जो कि एक एवोल्यूशनरी जर्नी थी? हाँ, जब फर्स्ट टाइम पिरामिड की डिजाइन बनाई गई तो वहीं से पिरामिड का जो आइडिया है वो शक्ल लेने लगा। अगर फेरो मुझसे कहते कि मौजूदा मस्तबा पर 5 एक्स्ट्रा लेयर्स बनाई जाएं, तो मैं पहला जो काम करता वो होता नीचे की चौड़ाई बढ़ाने का। इस भारी वजन के लिए पाइलिंग बनाना बहुत ही रिस्की काम था, पर जब वजन बढ़ जाता तो मैं बिल्डिंग का काम शुरू करता, उसके वेट को फाउंडेशन पर बांट देता। और देखिए उन्होंने यही किया। पिरामिड के आउटर स्ट्रक्चर की शान अपनी जगह है, लेकिन अंदर जाकर आपको दिखते हैं आर्किटेक्चर के कुछ अमेजिंग पहलू। और लेजर टेक्नोलॉजी से हम फेरो के बरियल चेंबर तक जाने वाली टनल्स की इस भूल भुलैया की जांच करेंगे। हम माइटी पिरामिड्स के पीछे छिपे बिल्डिंग सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं।
करीब एक सेंचुरी के डिजाइन इनोवेशन के उनके सफर को समझ रहे हैं। इजिप्शियन इंजीनियरिंग की शान है गीजा का ग्रेट पिरामिड। फेरो का बरियल चेंबर इस बड़े स्ट्रक्चर के बीचों बीच है। टूम का ये ह्यूज स्पेस ढहे बिना ऊपर के कई मिलियन टन वेट को संभालता है। ये इंजीनियरिंग का एक डिफिकल्ट काम था। देखते हैं कि करीब एक सेंचुरी पहले फर्स्ट पिरामिड का बरियल चेंबर कैसा दिखता होगा। स्टीव हेडक्वार्टर्स में स्कैन्स को एग्जामिन कर रहे हैं। लोग स्टेप पिरामिड को यहाँ या ऊपर से देखते हैं, पर हमें इसे ऊपर से देखने के साथ नीचे से भी देखने का मौका मिला। इसे जमीन से नीचे बनाना ज्यादा आसान रहा होगा, ना कि पिरामिड के बेस के अंदर की तरफ। नीचे से देखने पर ये केव जैसा दिखता है और नीचे की ओर जो एक्चुअल रॉक है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि तब उनके पास टेंशन को बांटने का कोई तरीका नहीं था। पर वो जानते थे कि जमीन के अंदर बिग ओपन स्पेसेस बनाने से काम चल सकता है। मैसिव पिरामिड के वेट से बरियल चेंबर अंदर क्रश ना हो जाए, इससे बचने के लिए एंशिएंट इंजीनियर्स ने अपनी स्ट्रक्चरल नॉलेज का इस्तेमाल किया और पिरामिड के नीचे गहराई में एक टनल बनाई। इस तरह बेडरॉक के नेचुरल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल चेंबर के ओपन स्पेस को सपोर्ट करने में किया जा सकता था। हम समझ सकते हैं कि किस तरह इजिप्शियंस ने ऊंचे स्ट्रक्चर्स बनाए। देख सकते हैं ये कितना ऊंचा है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने क्लासिक पिरामिड शेप बनाना नहीं सीखा था। सवाल ये है कि उन इजिप्शियन इंजीनियर्स ने कैसे हमारे जाने पहचाने पिरामिड्स को बनाने की टेक्निक सीखी होगी। पिरामिड चेन के एवोल्यूशन के अगले लिंक की तलाश में हमारी टीम जा रही है मेडूम, जो कायरो से 80 किलोमीटर साउथ में है। यह अब तक का सबसे मिस्टीरियस पिरामिड है और इसे कहते हैं कोलैप्स्ड पिरामिड। ये पहले के पिरामिड से बिल्कुल अलग है। इसका कंस्ट्रक्शन 2575 बीसी में शुरू हुआ था। इसे वॉरियर फेरो स्नेफरू ने बनाया था। स्टीव मानते हैं कि इस स्ट्रक्चर से शायद हम समझ पाएं कि कैसे इजिप्शियंस ने बड़े स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा। स्टेप पिरामिड से क्लासिक आइकॉनिक पिरामिड शेप कैसे बना होगा। उम्मीद है कि इस पिरामिड से हमें इसके कुछ क्लूज मिलेंगे। और आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे हो सकता है, तो बताइए कि 4500 साल पहले ये बिल्कुल डिफरेंट दिखता होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोलैप्स्ड पिरामिड कभी स्टेप पिरामिड था, लेकिन इसे एक आउटर कास्टिंग से कवर किया गया और साइड्स को फ्लैट कर दिया गया। पहली बार इजिप्शियंस ने वेल नोन पिरामिड शेप बनाया था। ये उनके डिजाइन और इंजीनियरिंग एबिलिटी की एक बड़ी तरक्की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं रहा। ये एक स्टेप पिरामिड था। उन्होंने पिरामिड को आउटर केसिंग दी, पर वो क्रैक होने लगी। बाहर की तरफ हर स्टेप लाइन में क्रैक आने लगा था, लेकिन हमें ये पता करना है कि पिरामिड की आउटर केसिंग क्यों टूटी। आज हम पहली बार इस एंशिएंट स्ट्रक्चर पर लेजर स्कैनिंग का इस्तेमाल करके पता लगाएंगे। सबसे पहले मुझे लगा कि यहाँ एक और बड़ा पिरामिड था जो बहुत ही स्टीप इनर केसिंग से अलग होकर गिर गया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। बहुत ही स्टीप शेयर फेस और नीचे के इस कोलैप्स सेक्शन के बीच क्या कनेक्शन रहा होगा, इसलिए मैं इन कोलैप्स एरियाज के डिटेल्स चाहता हूँ। टीम ने काम शुरू कर दिया है। माल्कम दूर से अपने पावरफुल लॉन्ग रेंज स्कैनर से स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि इसकी स्ट्रक्चरल स्टोरी समझ पाएं। केटलिन पास से स्कैन कर रही हैं ताकि वो स्टोन्स के माइक्रो डिटेल्स हासिल कर पाएं। साथ ही उन्हें क्लूज की तलाश है जो सिर्फ लेजर स्कैनर से दिख सकते हैं। टेक हेडक्वार्टर्स में 4500 साल पुराने इस पिरामिड की लेजर इमेज तैयार हो गई है। ये जो स्ट्रक्चर है ये उन्हें बाहर नजर नहीं आने देना था। हाँ, ये फेज 1 है। इसे 2 फेज में बनाया गया था। यहाँ हमें फ्लोर पर पिरामिड नजर आ रहा है जो फेज 2 में कोलैप्स हो गया था। उन्हें पता लगाना पड़ा कि आप कैसे मौजूदा सेंट्रल कोर पर एक परफेक्ट पिरामिड बना सकते हैं। लेजर स्कैन से स्टीव इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगे इंजीनियरिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस डेटा से वो देख पा रहे हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने कुछ बड़ी गलतियां की थी। तो मैल्कम, क्या हम इस बैंड पर जूम कर सकते हैं, इनमें से एक एलिवेशन पर? तो उन्होंने ऐसा करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ हमें वो सेंट्रल सेक्शन नजर आ रहा है। ये स्टोन्स देखे ना, ये एक तरह का शेयर की बैंड है। उन्होंने एक शेयर की बनाई जिससे न्यू पिरामिड को ओल्ड से कनेक्ट किया और आइडिया ये था कि इससे न्यू पिरामिड सेंट्रल कोर से स्लाइड नहीं हो पाएगा। लेजर्स ने साफ तौर पर स्टीव की बताई शेयर की को दर्शाया है।
ब्रिक्स का एक बैंड जिससे बाहरी आउटर मटेरियल चिपक जाए। लेकिन इस टेक्निक से पिरामिड की आउटर केसिंग इनर कोर से जुड़ी नहीं रह पाई। कोलैप्स्ड पिरामिड के बेस का एक हिस्सा अभी भी है और उसके दो साइड्स पर दो ब्लू प्लेन्स टिकाकर स्टीव समझ सकते हैं कि क्या हुआ था। आपने देखा कि ये कॉर्नर्स पर इंटरसेक्ट करता है। इससे मुझे लगता है कि वो इसे सेंट्रल कोर के बहुत करीब बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम स्लाइड में देखना चाहते हैं ताकि दोनों के बीच का गैप न अरे रहे। हाँ, तो सारे मटेरियल से ये गैप भरा गया हाँ, होगा। उन्होंने लेयर्स बनाई होंगी और वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये शियर है जो यहाँ पर है। आउटर वॉल और इनर कोर के बीच के स्पेस को देखकर स्टीव को लगता है कि शेयर की बैंड बहुत कम था और वो सारे मटेरियल्स को आपस में जोड़कर नहीं रख पाया। नीचे का मटेरियल सेटल होने की कोशिश कर रहा है और ऊपर का मटेरियल इस लेज से हैंग कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ एक बड़ा क्रैक आया होगा और यहीं से बाहर के पिरामिड का गिरना शुरू हुआ।